क्या नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे हमारे प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी मार ले जाएंगे 2024 में बाजी? एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। No, this is not necessary. No. इंडिया टुडे के द्वारा किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 53% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को दोबारा हमारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करेंगे 2024 की कुर्सी की जंग की। जी हाँ, प्रधानमंत्री की कुर्सी की जंग की। इसमें हम बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस की और चर्चा करेंगे कि हाँ, वो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आज की डेट में सही में दम रखते हैं बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोकसभा इलेक्शन जीत के नए प्रधानमंत्री बनने की। हम बताएंगे कि क्या है वो वजह जिसकी वजह से वो नेता प्रधानमंत्री बन सकता है और क्या है वो खामियां जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे कुल 4 ऐसे नेताओं से जो खुल के दम रखते हैं ये बोलने का कि हाँ, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस में तैयार हैं और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है अपनी बात को प्रूव करने के लिए, वरना ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ उन लोगों के, उन नेताओं के जो ये कहते हैं कि हाँ, हम इस रेस में आ सकते हैं, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल हैं। तो वो कुछ नाम हैं: नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, असरुद्दीन ओवैसी। हालांकि इनमें से कुछ गिने चुने 2-4 ही नेता ऐसे हैं जो सब सामने से आके बोलते हैं कि हाँ, हम इस रेस में हैं और खुल के सामने अभी तक आए हैं। वो हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल। तो शुरुआत करते हैं हम राहुल गांधी से। जी हाँ, हम नरेंद्र मोदी से शुरुआत अभी नहीं कर रहे हैं। उसकी एक ख़ास वजह है, एक स्पेशल वजह है जो हम लास्ट में आपको बताएंगे जब हम उनके बारे में बात करेंगे, और वो वजह ख़ास है और आप उससे अग्री करेंगे मेरे साथ। तो 2017 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की शपथ ली थी जब सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं, उनके पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस शुरू हुए हैं। राहुल गांधी एक बड़े ही पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट नेता हैं। जी हाँ, वो एक इंटेलिजेंट नेता हैं। अगर उनकी आप रिसेंट की स्ट्रैटेजीज देखोगे ना, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक थी, उससे उनको कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे कि आप अगर ये देखें, लोग ये मान रहे हैं, कुछ लोग ये नहीं भी मान रहे कि भारत जोड़ो यात्रा यूज़फुल थी उनके लिए। जी हाँ, वो बहुत यूज़फुल थी क्योंकि उनकी ये यात्रा बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर गुजरी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी, तो उनको एक ग्राउंड रियलिटी चेक मिला। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ पे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये जानने का मौका मिला कि भाई लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। और राहुल गांधी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आए, बिकॉज यूट्यूब चैनल्स की वजह से ना उनको युवाओं के साथ जुड़ने की एक वजह मिल गई, एक सोर्स मिल गया जिससे वो युवाओं में अपना वर्चस्व बना सकते थे। और ये बात भी सच है कि जैसा हमें राहुल गांधी टीवी पर दिखते हैं, जैसा हम उनके भाषण सुनते हैं, उनसे हमें एक अलग ही उनका रूप देखने को मिलता है जब वो यूट्यूब चैनल्स पे जनता के साथ बात करने आते हैं। बट साथ ही साथ उनको थोड़ी सी हेट भी मिलती है, लोग उनको नापसंद भी करते हैं। उसकी भी कुछ खास वजह हैं, जैसे कि हाल ही में उन्होंने एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में लोगों को बताने की मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, मैंने क्या फील किया। तो इसी बीच में वो गवर्नमेंट, जो भारत की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी गवर्नमेंट आप कह लो, उसकी बुराई करने के चक्कर में वो देश की बुराई कर बैठे। उन्होंने बोला कि इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं, इंडिया को चाइना मॉडल पे चलना चाहिए। चाइना वो देश जो हमेशा इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमेशा इंडिया के खिलाफ रहता है, उसके बारे में उन्होंने बोला कि इंडिया के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है, यहाँ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती है। और तो और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुलवामा हमले में जो हमारे आतंक मारे गए, शहीद हो गए, उसको लेकर भी एक टिप्पणी ऐसी कर दी जिसको लेकर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। फ़िलहाल कल परसों से आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो हर न्यूज़ चैनल पे वो चीज़ आ रही है। उन्होंने ये बोला कि जो पुलवामा हमले में सैनिक मारे गए वो एक कार ब्लास्ट में मारे गए, ना कि एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए।
वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं, वीर सैनिक, उनके बारे में ये टिप्पणी कहाँ तक सही जाएगी और कितना उन्हें इस चीज़ से हेट मिलने वाली है और क्या क्या आगे कंट्रोवर्सी हो सकती हैं, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। यहाँ तक कि कई उनके खुद के नेता, कई दूसरे पार्टीज़ के नेता ये तो कहते नज़र आए हैं कि राहुल गांधी कई बार अपने बयानों में ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि वो उनको सपोर्ट करने के बजाय बीजेपी के फेवर में चला जाता है। तो ऐसा ही एक बयान, देखिए ये बात तो सच्चाई है कि धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर में हटी है तब से हम देख रहे हैं कि वहाँ पत्थरबाजी कम हो रही है, वहाँ पे आतंकी घटनाएं थोड़ी कमी आई है उन चीज़ों में। तो उसको लेकर उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर जब मैं पहुँचा, जब मेरी भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हुई, तो वहाँ पे एक लड़का मेरे पास आया। उस लड़के ने मुझसे बोला कि सर आपको थोड़ी दूरी पे कुछ लड़के खड़े हुए दिख रहे हैं? तो राहुल गांधी जी बोले कि हाँ मेरे को दिख रहे हैं। तो उस एक लड़के ने उनसे बोला कि सर वो जो लड़के हैं ना वो आतंकवादी हैं, वो मिलिटेंट्स हैं और वो आपको देख रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने बोला कि मुझे थोड़ा उस टाइम पर डर लगने लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये वाली बात अपने फेवर में बोली कि बीजेपी गवर्नमेंट ने धारा 370 जो हटाई है वो बात उसके फेवर में चली गई। तो ये कुछ उन्हें सोचना पड़ेगा कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक वाजिब नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। इन सब बयानों की हमारे पास एक मीडिया फुटेज भी जारी हुई है जो हमारे सीएम हैं हिमंता बिस्वा, उन्होंने जारी करी है अपने ट्विटर अकाउंट पे। आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। नहीं तो हम सोच रहे हैं कि कल इस वीडियो टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाएं, थोड़ी इन डिटेल वीडियो होगी। तो इन सब बयानों से लगता है कि राहुल गांधी थोड़ा सा पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस रेस में प्रधानमंत्री की। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, आप अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा अपने बयानों को सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप अपने देश की बुराई विदेश में जाकर नहीं कर सकते हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस बात से अग्री करेंगे कि ये बयान कुछ हद तक अगर आपको बोलने हैं, आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो आपको चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे देश में जाकर अपने देश की तुलना चाइना से तो नहीं कर सकते हैं ना, कि चाइना हमारा दुश्मन देश है, चाइना हमसे युद्ध चाहता है, चाइना आए दिन हमारी सीमा पे हमारे सैनिकों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो यही चीज़ें हैं जो राहुल गांधी को थोड़ा पिछड़ता दिखाती हैं इस प्रधानमंत्री की रेस में। अब बात करते हैं हम हमारे अगले नेता की। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री और बुलडोज़र बाबा की, यानी कि योगी आदित्यनाथ की। योगी बाबा देश में ही नहीं विदेश में भी फेमस होते जा रहे हैं अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स की वजह से। उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो कला है, उसके चर्चे आजकल बहुत ज़ोरों पर हैं। और ख़ासकर जब से वो बुलडोज़र बाबा बन के लोगों के सामने आए हैं, तब से तो ये चीज़ खासकर हो रही है और लोगों को कहीं ना कहीं उनका ये अंदाज़ पसंद भी आ रहा है। और अब तो योगी बाबा बॉलीवुड को भी यूपी में लाने की तैयारी में हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जो वो चाहते हैं कि यूपी में बने, ताकि यूपी के लोगों को भी थोड़ा सा रोज़गार मिले और जो यूपी के युवा हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई जाते हैं, वो यहाँ आके काम करें। हाल ही में इन्वेस्टर्स समिट में भी उन्होंने यूपी के लिए भर भर के इन्वेस्टमेंट लाया है। और तो और यूपी से जिस तरह उन्होंने क्राइम रेट को कम किया है ना, ख़त्म नहीं बोल रहा, ख़त्म नहीं किया है, ख़त्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो कम किया है ना वो काबिल तारीफ़ है। और उनकी कुछ वजह भी हैं। जिस तरह योगी बाबा गुंडों के घरों पे बुलडोज़र चलवा देते हैं, उनके घर तोड़वा देते हैं, तो इस तरह से कुछ लोगों को लगता है कि हम एक जने की सज़ा, जो एक क्रिमिनल है या फिर एक जो गुंडा है, उसकी सज़ा हम उसके पूरे घर को क्यों दे रहे हैं, उसकी फैमिलीज़ को क्यों दे रहे हैं। तो इस पर लोगों का थोड़ा मिला जुला रिएक्शन है। सोचने वाली बात होगी कि क्या योगी बाबा को अगला प्रधानमंत्री बनाना सही फैसला होगा। आप भी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन आपका है, आप उसमें कमेंट करें और हमें भी बताएं कि क्या योगी बाबा तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तीसरे और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता, दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल घर घर में लिया जाने वाला नाम है। और स्पेशली जिस तरह उन्होंने पंजाब में एक तरफा जीत हासिल की, वो तो सबने देखा था। दिल्ली के लिए भी उन्होंने बहुत सारे सही फैसले लिए हैं, बहुत सारे अच्छे फैसले लिए हैं। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे सरकारी स्कूलों का उन्होंने जो कायाकल्प किया है वो हो, फ्री में बिजली हो या फ्री में महिलाओं के लिए डीटीसी बस में जो उन्होंने सफ़र माफ़ किया है, फ्री किया है, वो हो। तो काम तो उन्होंने किया है, जिसके बदले में उनको हाल ही में एमसीडी इलेक्शंस में जनता ने एमसीडी में जगह दी है। तो काम तो उन्होंने किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म भी मिलता है।
अभी हाल ही में हमने देखा कि उनके 2 नेताओं के CCTV फुटेज वायरल हो रहे हैं जेल के अंदर से, और मनीष सिसोदिया भी अभी जेल चले गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं जनता का ये भी मानना है कि केजरीवाल जी जो ये फ्री में चीज़ें बांट रहे हैं, ये भी तो जनता का ही पैसा है, जनता जो टैक्स देती है उसी का तो पैसा है। तो एक धड़ा ऐसा भी है जो ये भी मानता है कि जैसे आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में अपना CM बनाया है उन्होंने, जब से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है, तब से वहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पंजाब में क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि अभी हाल ही में जैसे हमने देखा सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर हैं, उनकी खुलेआम हत्या कर दी गई। तो और साथ ही साथ जो उनके CM हैं मान साहब, उनकी भी बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है कि एयरलाइन में ये हो गया, एयरलाइन में वो हो गया। तो उसको लेकर अभी थोड़ा सा ना जनता अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो रही है। तो केजरीवाल जी एक अच्छे नेता हैं, ये तो सही बात है, बट क्या वो अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए रेडी हैं? इस पर थोड़ा अभी डाउट है जनता के मन में शायद से। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लास्ट में नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अगर मीडिया के किए हुए अलग अलग सर्वेस के अकॉर्डिंग देखें तो हाँ, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तीसरी बार भी हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो उन्होंने खुल के कुछ मुद्दे उठाए थे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, लेकिन उसमें से जो कुछ मुद्दे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे पहला मुद्दा था उनका 3 तलाक का, दूसरा मुद्दा उनका धारा 370 था कश्मीर से हटाने का, तीसरा मुद्दा उनका था राम मंदिर का। तो ये जो तीनों मुद्दे हैं ना, इनको पिछली जितनी भी सरकार थी वो सरकारें बहुत उठा चुकी हैं, और लेकिन उस पर एक्शंस नहीं हो पाए थे उनकी तरफ से। मोदी जी ने इन तीनों वादों को अपने पूरा किया। पर इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं थी जो उन्होंने लॉन्च करी, जैसे धन योजना थी, जिसके तहत बहुत सारे बैंक अकाउंट खुले 0 बैलेंस पे। किसान समृद्धि योजना थी, जिससे किसान के अकाउंट में सीधा पैसा आता है 2-2 हज़ार रुपये किस्त करके। तो उसके अलावा उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब और भी बहुत सारी योजनाएं थी, जिस पर हमारी एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। हमने टोटल 20 स्कीम्स ऐसी हैं जिसकी हमने वीडियो बना रखी है। तो इन योजनाओं ने देश में मतलब एक अलग तरीके की लहर ला दी थी, और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। और साथ में डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, नोटबंदी जो हुई थी, उसने भी काले धन पे कुछ हद तक तो मार की थी। देश में कोविड आया, सन 2020 में कोविड आया, तो उस टाइम पे भी बाकी देशों के मुकाबले हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हमारे यहाँ जितनी डेथ हुई थी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम थी। जितना अमेरिका में डेथ्स हुई, जितना चाइना में डेथ हुई, जितना दूसरे देशों में डेथ हुई, उसके मुकाबले ये बहुत कम था। तो अब बात करते हैं कि कुछ खामियां भी हैं ऐसी जिसको लेकर वो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, या फिर उनका प्रधानमंत्री कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं। डिमोनेटाइजेशन से स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने जो किया था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो की थी, वो अच्छे के लिए की थी कि भाई काला धन कुछ जो लोग जमा करके बैठे हैं वो ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन उस चक्कर में जो आम जनता थी ना, वो थोड़ी सी पिस गई, वो थोड़ी सी लाइनों में ही लगी रही, और बेचारी कई लोगों की तो डेथ भी हो गई इस चक्कर में। सेम कोविड में भी, बट ऐसी आपदा देश ने कभी देखी नहीं थी, तो इस चक्कर में कोविड में भी डेथ हुई, लेकिन टाइमली वैक्सीन आ गई, लोगों को वैक्सीन लग गई। इस बार के इलेक्शंस जो हैं उसमें राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक, ये मुद्दे तो ख़त्म हो गए। तो अब अगले इलेक्शंस में 2024 में बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट क्या टॉपिक लेके उतरेगी, अपना क्या मुद्दा लेकर उतरेगी, और क्या मुद्दों पे जनता उन्हें वोट देगी। हालांकि राम मंदिर का उद्घाटन भी 2024 में ही है, तो क्या जनता उसको चीज़ को ध्यान में रख के वापस मोदी सरकार को वोट देगी? अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि जनता के पास ना ऑप्शंस की बहुत कमी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में, फिर से मिलेंगे, कल मिलेंगे, और चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में ऐसा क्या बोल दिया कि जिससे देश में न्यूज़ चैनलों पे सिर्फ राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में क्या बोला वही चल रहा है, वो देश में सवाल खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर। तो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, सी यू अगेन, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बाय।